Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 23rd of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 23 जून 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहां पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो ये आ जाता है आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाओगे। वैसे भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप कह सकते हो कि लोकेशन बेस्ड है। तो यहाँ पे बात करी गई है कंट्री के बारे में। तो जाम्बिया कंट्री है, एक लैंडलॉक कंट्री है। अब आपको बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं इससे बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। तो वो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, मोजाम्बिक, नामीबिया या फिर अंगोला। अब यहाँ पे इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। हो सकता है तीनों ही करेक्ट हो सकता है दो करेक्ट हो सकता है एक करेक्ट हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर तीनों ही करेक्ट हैं। तो आप बताना इसका आंसर ज़रूर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कल ही हम लोगों ने देखा था, ये न्यूज़ के अंदर देखने को मिला था। और आप कह सकते हो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं यूपीएससी में और आपको ये कवर करने ही होंगे जो भी कंट्री अगर न्यूज़ के अंदर होती है तो। नाउ आते हैं फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर बात करी गई है LGBTQ+ के बारे में। हुआ क्या है, जो हंगरी कंट्री है वहाँ पर जो ये LGBTQ+ कंटेंट है इसको बैन कर दिया गया है। खासकर जो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके कैटेगरी के अंदर, जैसे कि उनके स्कूल के अंदर अगर कोई कंटेंट है इससे रिलेटेड तो उसको बैन कर दिया। कोई टीवी शोज आता है 18 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए तो उसमें यहाँ पे ये LGBTQ से रिलेटेड कंटेंट को बैन कर दिया गया है। अब होता क्या है ये LGBTQ, तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है। तो ये है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर करके यहाँ पर इसको बोला जाता है। अब जब क्या हुआ, हंगरी के अंदर इन कंटेंट को बैन करा गया तो फिर लोग प्रोटेस्ट करने लगे। हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स जो है बुदापेस्ट की गलियों में उतर पड़े। अब बुदापेस्ट क्या है, तो बुदापेस्ट हंगरी की कैपिटल है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लोगों का प्रोटेस्ट करना है। उन्होंने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर हंगरी की सरकार ने किया है। ओके, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो बेसिकली बैन कैसे किया होगा, एक लॉ लाया होगा तभी तो बैन किया होगा, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हंगरी के अंदर एक न्यू एंटी LGBT+ लॉ लाया गया। अब ये जो लेटेस्ट लॉ है इसने खासकर आप कह सकते हो कि एक पूरा कंटेंट बैन कर दिया है। खासकर आपको ध्यान रखना है जो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके लिए, चिल्ड्रंस के लिए ये लॉ लाया गया है। अब ये जो लॉ है ये लिमिट कर देता है कि जो सेक्स एजुकेशन दी जाती है स्कूल्स के अंदर क्लासेस में, वो सेक्स एजुकेशन में नहीं दी जाएगी। अगर वो एजुकेशन दी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ किनके द्वारा, जो कोई इंडिविजुअल्स होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होगी जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट से द्वारा रजिस्टर्ड होगी, सिर्फ वही लोग जो है ये क्लासेस ले सकते हैं। अदरवाइज जो है यहाँ पर स्कूल्स के अंदर ये सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड क्लासेस नहीं चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो लिमिटेशन है ये क्लासेस के ऊपर ही नहीं रह गया, और भी ज्यादा हुआ। कोई भी अगर LGBT से रिलेटेड कंटेंट आता है बच्चों के पास तो उस कंटेंट को सीधा सीधा बैन करा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो टीवी शोज वगैरह आते हैं जो कि बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जिसके अंदर गे कैरेक्टर्स वगैरह देखने को मिलेंगे या फिर LGBTQ वाला थीम देखने को मिलेगा, तो उन सब कंटेंट को भी बैन करने के लिए यहाँ पर बोला गया है हंगरी के अंदर। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो लिमिटेशन है सिर्फ इतने पे ही नहीं रह गई, और ज़्यादा जैसे कंपनीज वगैरह हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गए, ये लोग भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाते हैं। ठीक है, जिसमें LGBTQ+ वाला यहाँ पे कंटेंट वगैरह दिखाने को मिल जाता है। तो अगर कोई ये एडवर्टीजमेंट वगैरह इन चीज़ों को सपोर्ट करता है तो उसको भी बैन कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हो पूरी तरह से यहाँ पर बैन लगाया गया है इस कॉन्टेंट के ऊपर। तो उसी वजह से हंगरी के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं हंगरी के बारे में। जो पूरी जो कंट्री है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कैपिटल मैंने आपको बता दिया, इसका बुदापेस्ट कैपिटल है। आपको पहली चीज ध्यान रखनी है, जो हंगरी है ये एक लैंडलॉक कंट्री है, सेंट्रल यूरोप के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके जो बॉर्डर्स हैं आसपास, नॉर्थ साइड से स्लोवाकिया पड़ता है, यूक्रेन पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट से रोमानिया पड़ता है ईस्ट साइड से। ठीक है, उसके बाद सर्बिया पड़ता है साउथ साइड से, क्रोएशिया भी पड़ता है, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, यानी कि आसपास इसके इर्द गिर्द सब तरफ से कंट्री से घिरा पड़ा है। आपको मैं मैप में भी दिखा देता हूं।
तो चलो यहाँ पर हम लोग मैप में देखेंगे। सबसे पहले तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको जाना पड़ेगा यूरोप साइड पर, और सेंट्रल यूरोप में आपको ये देखने को मिलेगा हंगरी। ओके, ये वाला बेसिकली ये कंट्री है हंगरी। इसके आसपास मैंने आपको रीजन्स बता ही दिए हैं कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, सर्बिया, ये सारी कंट्रीज जो है इससे बॉर्डर्स को अपने शेयर करता है। तो आपको ध्यान रखना, इधर से यूक्रेन पड़ जाता है, और ये लैंडलॉक कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है वो बुदापेस्ट है। बार बार बता चुका हूं क्योंकि बुदापेस्ट में पहले भी काफ़ी मुद्दा उठा था। बुदापेस्ट लगभग 3-4 बार न्यूज़ के अंदर आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो हंगरी है, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आपको 2 मेन वाटरवेज देखने को मिलेंगे। एक का नाम है दनुबे और दूसरा का नाम है तिस्जा। तो आपको दोनों वाटरवेज का नाम ध्यान रखना है क्योंकि 2 ही हैं। उसके बाद एक झील देखने को मिलती है जिसका नाम है लेक हेवेस। ये लोकेटेड है हंगरी के अंदर, ठीक है। हंगरी के अंदर एक जगह है हेवेस, वहीं पर ये आपको लेक देखने को मिल जाएगी। एक लार्जेस्ट थर्मल लेक है बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि अवेलेबल है स्विमिंग करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेक हेवेस कहाँ पर है? हंगरी के अंदर, ठीक है। हेवेस हंगरी, इस तरीके से आप लोग रिलेट कर सकते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस जो है हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बात करी गई है जूनटीन्थ के बारे में। ये जूनटीन्थ क्या है, आपने आज के थंबनेल में भी देखा होगा। अब हुआ क्या है, जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इन्होंने बेसिकली एक लॉ वगैरह साइन कर दिया है। इन्होंने ये बोला है जो 19 जून होगी अब से, ठीक है, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, जो 19 जून तारीख हुआ करेगी उस दिन एक नेशनल हॉलिडे हुआ करेगा पूरे यूएस के अंदर, ठीक है। इसको रिकग्नाइज किया गया है एक फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा कि ये पूरा का पूरा एक नेशनल हॉलिडे होगा, पूरा यहाँ पे यूएस की में छुट्टी होगी 19 जून को, ठीक है। अब यहाँ पर किस बेसिस पर ये किया गया है, तो ये हुआ था क्योंकि अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चली थी, लगभग 1861-1865 का ये टाइम था। इस बीच में क्या हुआ, फिर जो स्लेवरी वगैरह करवाई गई थी वो स्लेवरी को रिलीज कर दिया गया था। मतलब जो बहुत सारे अफ्रीकन्स को अमेरिका वाले क्या करते थे, अफ्रीकन्स वगैरह को बहुत सारे लोग आप कह सकते हो वहाँ पर बुला लेते थे, उनसे गुलामी करवाई जाती थी। नाउ उन गुलाम को, जो आखिरी गुलाम है, आखिरी स्लेवरी है, रिलीज कर दी गई थी 19 जून को, 1865 के आसपास की बात है। तो आखिरी मतलब आखिरी बार जो स्लेवरी को रिलीज किया गया था वो उस टाइम पर तारीख थी 19 जून। तो उसी वजह से 19 जून को ये जूनटीन्थ मनाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जूनटीन्थ का मतलब है 19 जून को एक नेशनल हॉलिडे यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया है यूएस के द्वारा। नाउ ये जो जूनटीन्थ है, ये मैंने आपको बता दिया, यूएस के अंदर सभी स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा। जो ये डे है, ये एक पुराना बहुत ओल्डेस्ट आपको सकते हो कि दिन देखने को मिलेगा। बहुत सारी आप कह सकते हो यूएस के अंदर जो स्टेट्स है वो पहले से सेलिब्रेट कर रही थी, बट अब आकर जो इसको एक पूरी तरह से पहचान दे दी गई है कि हाँ भाई जूनटीन्थ सेलिब्रेट होगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस जूनटीन्थ इंडिपेंडेंस डे को हम लोग इमेनिसिपेशन डे भी बोलते हैं। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाए इमेनिसिपेशन डे है, तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इमेनिसिपेशन या फिर जूनटीन्थ इंडिपेंडेंस डे दोनों एक ही है, दोनों ही 19 जून को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा और इस दिन नेशनल हॉलीडे होगा। उसके बाद जो ये जूनटीन्थ डे है, अब यहाँ पर एक नया ये हॉलीडे क्रिएट हो चुका है और पिछले 40 साल में कोई ऐसा एक हॉलीडे क्रिएट हुआ है। तो आप समझ सकते हो 40 वर्ष बाद एक ऐसा हॉलीडे बनाया गया है। इससे पहले अमेरिका के अंदर लगभग 10 हॉलीडेज मनाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है 10 हॉलीडेज कौन कौन से हैं, वो है मेमोरियल डे, वेटरन डे, थैंक्स गिविंग करके, और ऐसे बहुत सारे डे हैं। जो आखिरी बार एक नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था वो था मार्टिन लूथर किंग डे, ठीक है। अब ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे बेसिकली यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया गया था, क्रिएट किया गया था 1983 के अंदर। उसके बाद से अब यहाँ पर ये इमेनिसिपेशन या फिर जूनटीन्थ इंडिपेंडेंस डे अब यहाँ पर हाल ही में 19 जून को डिक्लेयर किया गया है। तो आपको उसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं क्या हुआ था बेसिकली। तो 1 जनवरी 1863 की बात है, उस समय प्रेसिडेंट आ चुके थे अब्राहम लिंकन, ठीक है। आपने सुना होगा जरूर नाम अब्राहम लिंकन जी का। तो यहाँ पर ये आ गए थे, ये प्रेसिडेंट बन चुके थे यूएसए के। अब इन्होंने ही यहाँ पर सबसे पहली बात ये बोला था जितने भी स्लेव्स हैं, जितने भी गुलाम लोग हैं, सबको रिलीज किया जाएगा। यूएसए जैसे मैंने बताया क्या करता था, अफ्रीका से जो है स्लेवरी करवाता, अफ्रीका से जो है लोगों को बुलवाता था, वहाँ से लोगों को बुलवाकर उनसे गुलामी करवाई जाती थी, ठीक है। तभी आपको अफ्रीकन अमेरिकन करके बहुत सारे डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, ब्लैक लाइव मैटर्स करके आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो क्या हुआ, जब अब्राहम लिंकन आए, तो अब्राहम लिंकन आए, इन्होंने यहाँ पर क्या करा,
इन्होंने बोला देखो बिल्कुल सभी लोगों को रिलीज़ किया जाएगा, ऐसा नहीं यहाँ पर कि कोई कहीं पर रहे कहीं पर ना रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसा थे जो कि गुलामी करवा रहे थे, अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ के अंडर में गुलामी कर रहे थे लोग, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी थी, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हो गए थे जिन्होंने गुलामी पूरी तरह से जहाँ पर प्रोहिबिट कर दी थी, लिमिटेड कर दी थी। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर अब्राहम लिंकन जब आए, इन्होंने पूरी तरह से पूरे यूएस में बोल दिया कि अब यहाँ पर कोई भी स्लेवरी नहीं होगी, सब लोग फ्री होंगे, सब लोग आज़ाद होंगे। लेकिन 2.5 साल हो गए, 2.5 साल तक क्या हुआ, लोगों को, आधे लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि देखो मैंने बताया वो गुलाम थे, उनके पास कोई इतना सोर्स वगैरह था नहीं इन्फॉर्मेशन वगैरह का, लेकिन वो लोग करते जा रहे थे, तो पता चला ही नहीं कि मतलब हाँ हम लोग आज़ाद हैं, उन लोगों को खुद नहीं पता चला। तो लगभग 2.5 साल निकल गए ऐसे करते करते। लेकिन 2.5 साल बाद क्या हुआ, 1865 की बात है, जैसा मैंने आपको बताया 19 जून 1865, तभी तो इसको जूनटीन बोला है। तो 19 जून 1865 में क्या हुआ, एक मेजर जनरल थे जिनका नाम है गॉर्डन ग्रैनर। अब ये पहुंच गए गैल्वेस्टन, ठीक है। गैल्वेस्टन यानी टेक्सास के अंदर आपको ये गैल्वेस्टन देखने को मिलेगा। वहां पर इन्होंने जो भी स्लेवरी थी उनको रिलीज किया, उनसे बताया कि हाँ भाई आप लोग आज़ाद हो, आप लोगों को पता नहीं है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन आप लोग आज़ाद हो, ठीक है। जब आखिरी बार वहीं से जो गैल्वेस्टन है वहीं से लोगों को रिलीज किया गया था, वहीं से गुलामी जो है वहां से खत्म करी गई थी। देन उसी वजह से 19 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जूनटीन्थ डे। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, खासकर जो अमेरिकन लोग हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल नंबर 3, आप सभी लोगों को इसके बारे में मालूम होगा, तो मैं इस आर्टिकल को स्किप करना बिल्कुल नहीं चाहता था, उस वजह से मैंने लेट ऐड किया है, लेकिन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा मिल्खा सिंह जी के बारे में, तो इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, कोविड की वजह से यहाँ पर डेथ हुई है, बताया ये जा रहा है, और लगभग 91 की इनकी एज थी, ठीक है। मूवीज़ वगैरह भी आप लोगों ने देखी होगी, जो कि इसके ऊपर मूवी बनी हुई है एक। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो जाता है, हो सकता है आपसे डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए। तो जो मिल्खा सिंह जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1929 में, और अब डेथ हुई है, आपको मालूम हो गया 2021 के अंदर। एक इंडियन ट्रैक फील्ड स्प्रिंटर थे, जिन्होंने आप कह सकते हो आपका इंडियन आर्मी के अंदर सर्व करते करते इन्होंने स्पोर्ट्स खेला, और उसके बाद ये और इनकी डॉटर ने मिलकर एक तरीके से इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है, जिसका टाइटल है रेस ऑफ माई लाइफ करके, और इस ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश किया गया था 2013 में। और ये एक ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता लगभग 4000 मीटर की रेस में एशियन गेम्स के अंदर में, ठीक है। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते, बहुत सारे मेडल्स इंडिया को पहनाए। एक तरीके से यहाँ पर उनके बाद इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता 400 मीटर का, अगेन फिर से ये कंपटीशन हुआ था 1958 में ब्रिटिश एम्पायर, और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। और आपको ध्यान ये रखना है कि देखो सबसे पहला अचीवमेंट ये था कि फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट बने ये कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया से बिलोंग करता था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बंदे बने जिन्होंने पहला एक तरीके से गोल्ड मेडल ला के दिया इंडिया को। उसके बाद इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को 1956 में समर ओलंपिक्स के अंदर, मेलबोर्न में हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद 1960 में समर ओलंपिक्स हुए रोम के अंदर, फिर उसके बाद 1964 में समर ओलंपिक्स हुए टोक्यो के अंदर। तो सभी जगह पर इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है, और इतना यहाँ पर नाम का यहाँ है कि इसी वजह से इनको बोला जाता था द फ्लाइंग सिख। ओके, अवार्ड्स की बात करें तो बहुत सारे अवार्ड्स इनको दिए गए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इनको सम्मानित किया गया है, जैसे कि पद्मश्री हो गया या फिर अर्जुन अवार्ड हो गया। तो ये अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन बने, क्योंकि ये हमारे कंट्री की शान है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है एनटीपीसी के बारे में। तो एनटीपीसी को रिकग्नाइज किया गया है एज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क, मतलब कि ये जो एनटीपीसी है, क्या है एनटीपीसी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हुआ क्या है, देखो टॉप 50 बेस्ट वर्क प्लेस, भारत के अंदर टॉप 50 ऐसी जगह जहां पर बेस्ट तरीके से वर्क प्लेस उसको बोला जाता है, मतलब लोग अच्छी तरीके से वहां पे काम कर रहे हैं और अच्छी जगह है वो काम करने के लिए, ठीक है, एक ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये टॉप 50 के अंदर एनटीपीसी भी आता है। सबसे खास बात यह है कि पिछले 15 सालों से एनटीपीसी लगातार टॉप 50 बेस्ट वर्क प्लेसेस के अंदर में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रैंक है, इस बार यहाँ पे 38 रैंक हासिल करी है एनटीपीसी ने, पिछले साल 47 थी, तो लगभग ये ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब लोग यहाँ पे काम करना पसंद करना चाहेंगे, इतना बेहतरीन यहाँ पे वर्क प्लेस आपको देखने को मिलेगा। जो ये एनटीपीसी लिमिटेड है, इसको पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बोला जाता था, लेकिन अब इसको एनटीपीसी लिमिटेड ही बोला जाता है, ठीक है। ये भारत का एक लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट बोला जाता है। ये जो कंपनी है, इसको लाया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू में लाया गया, और इसकी जो ओनरशिप है वो किसके हाथ में, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के हाथ में इसकी ओनरशिप है, आपको ध्यान रखना है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। इसको फाउंड करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1970, भारत सरकार के द्वारा 1975 में इसको फाउंड किया गया।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद मई 2010 की बात है, जो ये एनटीपीसी है इसको महारत्न स्टेटस दिया गया हमारे सरकार के द्वारा। अब ये महारत्न स्टेटस किसको दिया जाता है आपको ये देखना है। जब से पहली बात यहाँ पर कोई भी ऐसा यहाँ पे सीपीएससी है जिसको महारत्न स्टेटस दिया जाता है, जैसे कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हो गया, पहली बात तो उस सेक्टर के पास क्या होना चाहिए, एक नवरत्न स्टेटस होना चाहिए, उसी को ये महारत्न स्टेटस दिया जाएगा। उसके बाद वो जो कोई भी यहाँ पर एंटरप्राइज है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होना चाहिए। उसके बाद इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए पिछले 3 सालों के अंदर 25,000 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होना चाहिए। और लगभग जो आप कह सकते हो, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया ये क्या है, एनुअल टर्नओवर, और यहाँ पर क्या है कि ये है एनुअल नेटवर्थ उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज की। तो ये जो नेटवर्थ है ये भी लगभग 15,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए पिछले 3 सालों के अंदर। उसके बाद जो इनका आप कह सकते हो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, जो इनका फायदा है वो 5,000 करोड़ का आसपास होना चाहिए पिछले 3 सालों के अंदर। तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पर उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज को ये महारत्न स्टेटस दिया जाएगा। ओके, आज के टाइम पर बहुत सारे एंटरप्राइज हैं भारत के अंदर जिनको महारत्न स्टेटस दिया गया है। आपको ध्यान रखना है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया है। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, उसके बाद यहाँ पर स्टील अथॉरिटी। ये सारी जो हैं एंटरप्राइजेस हैं जहाँ पर इन लोगों को ये महारत्न स्टेटस दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में। तो ये आर्टिकल न्यूज़ के अंदर है, ये एनडीआरएफ बेसिकली न्यूज़ के अंदर है। आपको मालूम होगा ये एनडीआरएफ क्या है, मैंने काफ़ी बार द हिंदू एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग द हिंदू का वीडियो नहीं देखते हैं, वो डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि द हिंदू का वीडियो देखते हैं, वो डेली करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखते हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो मैं दोनों ही जगह पर डिस्कस करूँगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है ये न्यूज़ के अंदर देखने को मिला। बेसिकली एक फंड है जिसको मैनेज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। और इसको यूज़ क्यों किया जाता है, यूज़ तब किया जाता है जब कोई डिजास्टर आता है, जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आ गई या फिर इमरजेंसी रिस्पांस के लिए यहाँ पर इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो ये नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है एक तरीके से सप्लीमेंट का काम करता है राज्यों के लिए भी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो फंड है ये मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये क्या होगा, अगर किसी स्टेट के पास भी क्या होता है, उनका डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है जिसको हम लोग स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बोलते हैं। अगर स्टेट के पास पैसा कम हो तो फिर यहाँ पर सिचुएशन से टैकल करने के लिए एनडीआरएफ जो है सप्लीमेंट करता है। एनडीएफ यहाँ पर जो है कह सकते हो आप कह सकते हो मनी वगैरह प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि हुआ क्या है, जो एनडीआरएफ है इसको ओपन किया गया है डोनेशन के लिए, यानी कि कोई इंडिविजुअल्स हो गया, आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, तो ये लोग भी डोनेट कर सकते हैं इस एनडीआरएफ के अंदर। तो ऐसा यहाँ पर ये आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट लाया गया था जून 2020 के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है कि इतना इतना यहाँ पर पैसा आया है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड बात करते हैं हम लोग, इसके बैकग्राउंड के बारे में क्या क्या यहाँ पर इसका हिस्ट्री है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, जो एनडीआरएफ है इसको पहले नेशनल कैलेमिटी कॉन्टिजेंसी फंड बोला जाता था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 2005 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो आया। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका आप कह सकते हो उसके अंदर इसकी चीज़ का जो एनसीसीएफ है इसका रीनेम किया गया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यहाँ पर रखा गया। तो इस तरीके से पहले आपको ध्यान रखना है, एनडीआरएफ को एनसीसीएफ बोला जाता था, आपको उसके बारे में ध्यान रखना है। अब जो ये एनडीआरएफ है इसको सेटअप किया गया, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसमें ही सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग में इसको सेटअप किया गया है। और जून 2020 में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने एक प्रपोजल दे दिया कि आप कोई भी इंडिविजुअल्स या फिर इंस्टीट्यूशन है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, अगर वो चाहता है तो वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करे एनडीआरएफ के अंदर एज पर दी सेक्शन 46(1) ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सिंपल सा फंडा है, जो डिजास्टर्स हैं उनको टैकल करने के लिए यहाँ पर ये फंड वगैरह लाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, आप एक छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। जो स्विस बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था अभी पिछले कुछ दिनों, आपको मालूम होगा कुछ रिपोर्ट्स वगैरह अपीयर होती हुई नजर आई हैं मीडिया के अंदर, और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये देखने को मिली हैं 18 जून 2021 के अंदर। और वो ये बताती हैं कि जो स्विस बैंक है, स्विट्जरलैंड के आपको अंदर ये स्विस बैंक देखने को मिलेगा, उसके अंदर भारतीय जो पैसा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़कर आया है। 2020 के अंदर जो ये स्विस बैंक के अंदर अमाउंट है इंडियंस का वो है 20,700 करोड़ रुपीज़ का। अब आपको हैरानी ये हो रही होगी ये पता कैसे चला हमें, ये तो बहुत वैसी चीज़ है, तो पता होती भी नहीं है बिल्कुल।
तो देखो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका क्या व्यू है इस रिपोर्ट के ऊपर, इनका क्या कहना है, कैसे पता चला। तो इंडिया और जो स्विट्जरलैंड है ये पहली बात आज के टाइम पर सिग्नेटरी हैं। इन्होंने यहाँ पर साइन कर रखा है मल्टीलेटरल कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन टैक्स मैटर करके, इसको साइन कर रखा है। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ ने MCAA को भी साइन कर रखा है, यानी मल्टीलेटरल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट को भी साइन कर रखा है। उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन को भी साइन कर रखा है, यानी अब आप देखना एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर एक्सचेंज हो सकती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कंट्रीज़ इसको लेकर बाउंड अप हैं। अब जो ये एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं दोनों ही कंट्रीज़ के, यानी कि चाहे वो स्विट्जरलैंड के हों चाहे वो इंडिया के हों, यहाँ पर ये दोनों अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह को शेयर करते रहते हैं। दैट इज़ वाई हम लोग को ये अमाउंट पता चला है कि हाँ स्विस बैंक के अंदर इतना ज़्यादा अमाउंट ये हुआ है साल 2020 के अंदर में। ओके तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको ध्यान रखना है। स्विस बैंक स्विट्जरलैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और इंडिया का जो अमाउंट है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है इन 2020। उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल, अब यहाँ पे जो भी एक दो आर्टिकल हैं वो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा इनमें डिटेल वाली बात कुछ है नहीं, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं स्टार्टिंग में डिस्कस ही कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये भी है, खैर यहाँ पे बात करी गई माइस इंडस्ट्री इन इंडिया की। अब ये माइस इंडस्ट्री क्या होती है तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से फीडबैक मांगा है, फीडबैक इन्वाइट कर लिया है एक ड्राफ्ट के ऊपर। ड्राफ्ट क्या है, नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर प्रमोशन ऑफ माइस इंडस्ट्री इन इंडिया। सिंपल शब्दों में समझो, जो आज के टाइम पर हमारी माइस इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, ये माइस क्या है, चूहा नहीं है, इसको माइस ये एक्रोनिम है किसी चीज़ का भी, आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो माइस है इसको प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर यहाँ पर ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। माइस की फुल फॉर्म है M से मीटिंग्स, I से इंसेंटिव्स, C से कन्वेंशंस और E से एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स। ओके नाउ ये माइस जैसे मैंने बताया एक एक्रोनिम है किसका, ये हमने देख लिया। और जो माइस एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है बिजनेस या फिर बिजनेस टूरिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर में खासकर ये लोग वर्क करते हैं। और देखो आज के टाइम पे बात करें तो इंडिया जो है माइस सेक्टर में, ग्लोबल माइस बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी लो रैंक करता है, ठीक है। खासकर इंडिया के पास कोई कन्वेंशन सेंटर वगैरह भी नहीं है, जैसे कि आपने सुना होगा कि हाँ इंडिया ने इस कन्वेंशन में गया है, ठीक है, भारत ने इस कन्वेंशन में पार्ट लिया है। तो कन्वेंशंस होते हैं, बड़े बड़े हॉल्स देखने को मिलता है, ठीक है, 7,000 से 10,000 लोगों की कैपेसिटीज़ वगैरह होती है। लेकिन आप देख पाओगे थाईलैंड के अंदर हैं या फिर ऐसी कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे जो कि इंडिया के पास ऐसे कन्वेंशनल सेंटर्स नहीं है। तो इनको प्रमोट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर ये आर्टिकल दिया गया है कि अब जो है यहाँ पर इनके ऊपर काम किया जाएगा। एक तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो यहाँ पर वर्क करती हुई नजर आएगी। ओके सिंपल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, एक और बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद एक और लास्ट आर्टिकल बचेगा, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। ये जो निक्सी है यहाँ पे बात करी गई है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया है अपना 18वां फाउंडेशन डे। आपको ध्यान देना है ये 18वां फाउंडेशन डे इसका सेलिब्रेट किया गया है, उसी वजह से न्यूज़ के अंदर है। तो है क्या ये नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक NPO है। NPO मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं है, जो भी सब्सक्रिप्शन डोनेशन के थ्रू पैसा आ जाता है वो ये लोग रख लेते हैं। अब इसको बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग में इसको लाया गया, और ये वर्क कर रही है लगभग, आप कह सकते हो कि एनपीओ को यहाँ पे बताया गया है कि सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग में ये जो निक्सी है ये कम से कम वर्क कर रही है लगभग 2003 से। और यहाँ पे काम क्या है इसका, जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फैलाना, ठीक है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोग मजबूत करने का काम करते हैं सिटीजन्स के बीच में, ठीक है। खासकर इंडिया के अंदर जो इंटरनेट एक्सचेंज है ये किसके थ्रू होता है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो इंटरनेट डेटा वगैरह है ये एक्सचेंज करने का काम करता है अमंग द ISPs और डेटा सेंटर, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स जो आपके पास आ रहा है, नेटवर्क्स वगैरह इंटरनेट का, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है निक्सी का काम यह है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कह सकते हो भारतीय लोगों के बीच में जो है इसको स्प्रेड करना, इसको फैलाना, यानी इंटरनेट के ऊपर ये लोग काम करते हैं। इंटरनेट के लिए आपको जो मिल रहा है सुविधा इंटरनेट की वो निक्सी की वजह से मिल रही है, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और ये क्या है, ये एक NPO है। NPO मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल, ये 3-4 आर्टिकल लास्ट के बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन इसको छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग ना पढ़ने से अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद लास्ट आर्टिकल बात करता है अजीत मिश्रा एक्सपर्ट ग्रुप के बारे में। अब ये ग्रुप के बारे में क्या न्यूज़ है,
तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट कर लिया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर अजीत मिश्रा। तो अजीत मिश्रा साहब के अंडर में एक इकोनॉमिस्ट हैं, इनके अंडर में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है, तो उसी वजह से इस ग्रुप का नाम भी अजीत मिश्रा एक्सपर्ट ग्रुप रखा गया है। अब आपको देखना यह है यह ग्रुप बनाया क्यों गया है। अब यह ग्रुप क्या करेगा, जो मिनिमम वेजेस वगैरह होते हैं, जो मिनिमम सरकार को मजदूरी वगैरह देनी होती है, ठीक है, कोई भी बहुत सारी स्कीम्स हो उसके अंडर में मिनिमम वेजेस देने होते हैं या फिर फ्लोर वेजेस देने होते हैं, ठीक है, उनको फिक्स करने का काम करेगा। क्या रेट फिक्स होना चाहिए या फिर रिकमेंडेशंस देगा, ठीक है, फिक्सेशन के ऊपर कितना फिक्स करना चाहिए तो रिकमेंड करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, एक इकोनॉमिस्ट हैं ये अजीत मिश्रा साहब, तो ये इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके बाद यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस तरीके से रेट वगैरह फिक्स करना है इन वेजेस वगैरह का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो ये एक्सपर्ट ग्रुप है इसका टेन्योर कितना है, 3 साल तक ये ग्रुप बना रहेगा, 3 साल का टेन्योर यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।